बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ऑर्गेनिज़म ऑर्गेनिज़म पहले सेल से बना तो इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। सेल से मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गेनिज़म बना, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज़म के बाद पॉपुलेशन बनी, फिर कम्युनिटी, फिर बायोस्फीयर। इसमें आज हम ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हमारे पास है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। इसमें हमें बताया गया है कि मैटर जो है, तमाम मैटर जो है किससे बने हुए हैं? एलिमेंट से, मेड अप ऑफ एलिमेंट। तमाम मैटर्स एलिमेंट से बने हुए हैं। मैटर किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से। ठीक है। उसके बाद कहा गया, उसके बाद दोबारा एलिमेंट को रिसर्च किया गया, तो एलिमेंट की रिसर्च के बाद फिर कहा गया कि एलिमेंट जो है वो भी किससे बना हुआ है? एटम से। एलिमेंट किससे बना है? एटम से। फिर काफ़ी साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने एटम पर रिसर्च किया। जब एटम पर रिसर्च किया तो एटम से पता चला कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, जिनके हमारे पास बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, लेकिन जो स्टेबल उन्होंने हमें बताया, स्टेबल के नाम बताया, वो कौन से हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अभी हमने एटॉमिक लेवल में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहले बताया गया कि मैटर जो है किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से। और एटम किससे मिलकर बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि हमारे पास स्टेबल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर उसके बाद जो है बाकी जो चीज़ें उन्होंने बताई है वो MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि उन्होंने कहा कि कुदरती तौर पे जो एलिमेंट्स हमने वो कर लिए हैं, पता लगा लिए हैं, जिनके बारे में डिस्कवर हो चुके हैं, जो एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पे हैं, वो है हमारे पास 92, जिनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। यानी बायो एलिमेंट किसे कहते हैं? कि वो एलिमेंट्स जो कि बॉडी मैस बनाने में मदद दे, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो 16 जो है, ये MCQ आ सकता है कि कुदरती तौर पे हमने कितने डिस्कवर किए? 92 एलिमेंट्स। ठीक है। उसमें से 16 जो है बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बायो एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो बॉडी मैस बनाने में मदद देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा MCQ बताया गया कि उसमें से जो 6 हैं, इन 16 में से जो 6 हैं वो हमारे 99% जो है बॉडी का मैस बनाते हैं। 6 में हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ये आप लोग किताब बुक से देख लीजिएगा, आपको वहीं से आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसमें फिर हमें उसने बताया कि जो 10 बचते हैं बाकी, वो जो है 1% जो है हमारी बॉडी टोटल मैस बनाते हैं। ठीक है। ये था थोड़ा सा हमारे पास टॉपिक सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में। उसके बाद था मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में बताया गया कि जो हमारे पास ये बायो एलिमेंट्स थे, ये जो है आइसोलेटेड फॉर्म में अकर नहीं कर सकते थे। ठीक है। बायो एलिमेंट्स जैसा कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे जो है ये क्या है? ये आइसोलेटेड फॉर्म में अकर नहीं कर सकते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया? ये कंबाइन होना शुरू हो गए। किससे? आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग से। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होना शुरू हुए थे। फिर जो स्टेबल बना था, स्टेबल पार्टिकल जो बना था, उसे हमने कहा था मॉलिक्यूल या फिर बायो मॉलिक्यूल। ठीक है। स्टेबल पार्टिकल यानी अगर H हम U लिखते हैं तो हम कहते हैं ये चीज़ गलत है, ये स्टेबल एलिमेंट नहीं है। इसको हम किस सूरत में लिखते हैं? मॉलिक्यूल की सूरत में, H2 की सूरत में। ठीक है। इस तरह O को हम इस तरह लिख सकते हैं, O2 की सूरत में लिखेंगे, मॉलिक्यूल की सूरत में लिखेंगे। फिर क्या था कि ये आइसोलेटेड फॉर्म में अकर नहीं होते थे, इसलिए इनको क्या किया? कंबाइन कर दिया आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग से, और इनको की सूरत कौन सी सूरत दे दी? मॉलिक्यूल की या फिर बायो मॉलिक्यूल की। फिर इसमें बताया गया कि मॉलिक्यूल को आगे क्लासीफाई किया गया मैक्रो मॉलिक्यूल में और माइक्रो मॉलिक्यूल में। माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है। तो आपने इसी से याद रखना है कि माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होगा? कि माइक्रो मॉलिक्यूल आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसके क्या हो? मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? कम हो, वो माइक्रो मॉलिक्यूल है। जिसका ज़्यादा हो वो मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास आ जाता है, इसकी 2 टाइप्स होगी, माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है। एक माइक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल।
ये आपने याद कर लेना, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज और वाटर आ गया, ग्लूकोज और वाटर आ गया। और मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या आ गया, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स। ये लोग भी आप उससे याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है ऑर्गेनेली या और सेल लेवल। अब बायो मॉलिक्यूल जो है ना वो पार्टिकुलर वे में एग्जाम्पल होना शुरू हो गए और क्या बना दिया उन्होंने, ऑर्गेनेली, ठीक है। मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हमने बनाया था ये H2, ये क्या हो गए, ये जो है एक दूसरे के साथ एग्जाम्पल होना शुरू हो गए पार्टिकुलर वे में, और ने क्या बना दिया, ऑर्गेनेली। अब ऑर्गेनेली जो थी वो एक्चुअली क्या थी, सब सेलुलर स्ट्रक्चर थी। तो जब ये एग्जाम्पल हुए एक दूसरे के साथ मिलना जुलना इन्होंने शुरू किया तो उन्होंने क्या बना दिया, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। अब क्या हुआ, हर किस्म की ऑर्गेनेली जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करती है, स्पेशलाइज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। जैसे राइबोसोम जो होता है वो स्पेशलाइज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये सारी जो ऑर्गेनाइज हैं ये आप अभी आगे जाके सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज होता है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, ये ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन ही है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद देता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इस तरीके से अब जो फंक्शन ऑफ सेल होगा ना, वो कौन सा फंक्शन हो, फंक्शन सेल का फंक्शन क्या होगा, जो ऑर्गेनेली का फंक्शन होगा वही सेल का फंक्शन होगा, ठीक है। यानी अब इसका फंक्शन जो है ऑर्गेनेली का फंक्शन किसने ले लिया, सेल ने। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है, जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है। सिमिलर सेल मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, टिश्यू। सिमिलर सेल का मतलब ये कि वो सेल जो फंक्शन भी परफॉर्म करें वो सेम, जो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो वो अगर कंबाइन हो जाए तो वो क्या बना देंगे, टिश्यू। जैसे कि हमारे पास प्लांट टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में हमारे पास आ जाता है प्लांट टिश्यूज हो जाते हैं, एनिमल टिश्यूज हो जाते हैं। तो प्लांट टिश्यूज में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज और ग्राउंड टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में हमारे पास नर्वस टिश्यू आ जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें याद कर लेनी है। उसके बाद है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन बना देंगे। टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। वो टिश्यूज जिनका क्या हो, सेम फंक्शन ना हो, लेकिन जो फंक्शन हो उनका वो एक दूसरे से रिलेट करा हो, वो अगर ऐसा फंक्शन होगा तो क्या, अगर वो इकट्ठे हो जाए, ऑर्गेनाइज टुगेदर हो जाए तो क्या बना देंगे, यूनिट, जिसे हम कह देंगे ऑर्गन। अब डिफरेंट टिश्यूज जो है ऑर्गन के स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब उनके जो फंक्शन है, उन टिश्यूज़ के जो फंक्शन है वो कलेक्टिवली क्या, किसका फंक्शन बन जाएगा, ऑर्गन का। जैसे कि स्टमक जो है एक ऑर्गन है जो कि किसके लिए बनाया गया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, स्टोरिंग फूड के लिए बनाया गया। तो इसमें स्टमक में जो है दो टाइप के टिश्यूज यूज़ होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, सेक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और दूसरा क्या, मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, किसके लिए, ग्राइंडिंग ऑफ फूड की ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, और खुराक को पोस्टीरियर एंड तक पहुंचाने में भी मदद करता है। तो दो टिश्यू परफॉर्म जो करें स्पेसिफिक फंक्शन, वो ये फंक्शन एक्टिवली हो जाए तो ये क्या हो जाए, इसका फंक्शन हो जाए स्टमक का, क्योंकि स्टमक क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी करता है और स्टोरिंग ऑफ फूड भी करता है। उसके बाद हमारे पास आ गया इंडिविजुअल लेवल यानी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन्स
एन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फंक्शन भी, प्रोसेस भी और एक्टिविटीज़ जो होती हैं वेरियस ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम की, वो आपस में कोऑर्डिनेट हो जाती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि जो ऑर्गन से या ऑर्गन सिस्टम से डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही थी, वो आपस में क्या हो जाती हैं, कोऑर्डिनेट कर जाती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी मुसलसल एक्सरसाइज कर रहा है, उस वक्त उसके सिर्फ मसल्स काम नहीं कर रहे होंगे। एक आदमी अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, मुसलसल एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस वक्त उसके मसल काम नहीं करे, बल्कि उस वक्त उसकी हार्ट बीट और रेट ऑफ रिस्पिरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो रही है। इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिस्पिरेशन अगर इंक्रीज़ होगी, हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, तो वो क्या करेंगी कि वो जो है मोर सप्लाई करेगी ऑक्सीजन का और फूड का उन मसल्स को, ताकि वो मुसलसल और भी एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज टुगेदर हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल बना देंगे। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाए, ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो क्या बना देंगे, इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन की आप एक डेफिनेशन ही लिख लें कि पॉपुलेशन is defined as a group of organism of the same species located at the same place in the same time। पॉपुलेशन हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो कि एक ही सेम स्पीशीज़ की हो, यानी अगर इंसान है तो इंसान ही हो, उसके दरम्यान शेर, जानवर वगैरह कोई आ ना जाए, जानवर वगैरह कोई ना आए, यानी इंसान है तो इंसान रहे। अगर वो उनका ग्रुप खड़ा है, ठीक है, उनका ग्रुप है और वो एक ही जगह पर है और एक ही वक्त पे, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQ बताया गया है कि 2010 में जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स थी। ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनिटी लेवल। उसके बाद आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या होता है, पॉपुलेशंस, डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन जो है अगर वो आपस में मिल जाए तो कम्युनिटी लेवल बना देते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन यानी एक दरख्त, इसमें दरख्त भी शामिल हो जाएं, जानवर भी शामिल हो जाएं, यानी हर स्पीशीज शामिल हो जाएं, तो उसको हम कह देंगे कम्युनिटी लेवल, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म कम्युनिटी लेवल। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास होता है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है, ये भी हमें डिस्कस करना है कि बायोस्फीयर लेवल क्या होता है। बायोस्फीयर लेवल में तमाम इकोसिस्टम आ जाते हैं और इस बायोस्फीयर लेवल को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, इकोसिस्टम को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर में क्या जाता है, तमाम इकोसिस्टम हो जाते हैं। तमाम इकोसिस्टम क्या होता है कि वो एरियाज जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर में क्या आ जाता है, तमाम इकोसिस्टम आ जाते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी मुश्किल लगा हो तो आप कमेंट्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।